बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया एंड रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो बेटा, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ बातें हैं उसको अच्छी तरह सीख लें। इस टॉपिक को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। बेटा, आपने एक नाम सुना होगा, मशीन। तो मैं थोड़ा सा इस मशीन की बात करना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर टॉपिक तो हमारा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया था, तो फिर मशीन का इसके साथ क्या ताल्लुक। तो मैं अभी मशीन के टॉपिक को इसके साथ थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। आप जरा गौर से सुनिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बेटा, हर वो चीज़ जो हमारे काम को आसान कर दे, फिजिक्स के मुताबिक वो मशीन कहलाती है। मसलन मैं यहां से कहीं जाना चाहता हूं तो पैदल चल के जा सकता हूं। मेरा ये काम मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, एरोप्लेन आसान कर देता है। तो बाय डेफिनेशन ये मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, एरोप्लेन ये मशीन्स हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं अपना घर बनाना चाहता हूं तो खुद भी बना सकता हूं, मिस्त्री से भी बनवा सकता हूं। अगर मिस्त्री मेरे काम को आसान कर देगा तो बाय डेफिनेशन मेरे लिए मिस्त्री एक मशीन है। तो बेटा, ये बात याद रखिएगा, कोई भी मशीन हमारे लिए अगर काम आसान करेगी तो यकीनन वो हमारे हिस्से का काम करेगी, इसीलिए तो हम उसे कहेंगे कि वो मशीन है। तो हर मशीन को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो बेटा याद रखिएगा, इस दुनिया में दो तरह की मशीनें हैं। एक वो है जिनको इंसान ने बनाया और दूसरी वो है जिनको अल्लाह ताला ने बनाया। तो मैं चाहता हूं कि हम इन दोनों तरह की मशीनों का कंपैरिजन करें। जरा गौर करें, जो इंसान की बनाई हुई मशीनें हैं जैसा कि मोटरसाइकिल, ये खुद आयरन से बनी है, लेकिन इसका सोर्स ऑफ एनर्जी पेट्रोल है। यानी कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल कुछ और है, सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ और है। इसी तरह पंखा, ये भी एक मशीन है, इसका कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल आयरन है, सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है। सिमिलरली रेलगाड़ी खुद आयरन की बनी हुई है और इसका सोर्स ऑफ एनर्जी कोयला है। इट मीन जो मशीनें इंसान ने बनाई हैं उनका कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल कुछ और है, सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ और है। अगर हम अल्लाह की बनाई हुई मशीनें यानी जिंदा चीजों को देखें, अगर उनकी बनावट और सोर्स ऑफ एनर्जी पे गौर करें तो एक हैरत अंगेज चीज है जो हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। तमाम जिंदा चीजें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर और साल्ट से बनी हुई हैं। तो बेटा, अगर आप इनका एनर्जी सोर्स देखें तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। यानी जो कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल है वही सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो अल्लाह फिर इंसान को चैलेंज करता है कि आओ कोई ऐसी मशीन बना के लेके आओ जिसका कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल और सोर्स ऑफ एनर्जी एक जैसा हो। जरा एक और बात पे गौर करें कि इंसान की बनाई हुई मशीनों का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एनर्जी तो प्रोवाइड करती है, लेकिन रिपेयरिंग नहीं कर सकता। मसलन पेट्रोल मोटरसाइकिल को एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन मोटरसाइकिल अगर खराब हो जाए तो उसे रिपेयर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अल्लाह की बनाई हुई मशीनों पे जरा गौर करें, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एनर्जी पहुंचाने के साथ साथ रिपेयरिंग भी करता है, जिंदगी को मेंटेन भी रखता है। तो अल्लाह फिर से चैलेंज करता है कि आओ कोई मशीन ऐसी बना के लाओ जिसका कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल सेम हो, वही उसका सोर्स ऑफ एनर्जी हो और वही सोर्स ऑफ एनर्जी उसको रिपेयर भी करे और मेंटेन भी रखे। लेकिन आज तक
कोई भी इंसान, कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना सका जो जिस मटेरियल की बनी हो वही उसका सोर्स ऑफ एनर्जी हो, वही उसकी रिपेयरिंग भी करे, वही उसको मेंटेन भी रखे, वही उसको ग्रो भी करवाए। तो बेटा अगर मैं ये कहूं कि बैक्टीरिया भी तो एक मशीन ही है, ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है, न्यूक्लिक एसिड भी है, डीएनए है, आरएनए है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मिनरल आयंस हैं। तो बेटा मैं इनको मशीन कह क्यों रहा हूं? इसलिए कि ये चीजों की डीकंपोजिशन में मदद देते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जो इन्वायरमेंट में साइक्लिक फ्लो शो करते हैं, तो ये उन न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। तो बेटा आज जरा देखते हैं कि ये बैक्टीरिया अपनी न्यूट्रिशन किस तरह से लेता है। तो वन बाय वन, इससे पहले कि न्यूट्रिशन को डिटेल से पढ़ें, हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, और साथ ये भी पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है, ताकि आने वाले वक्त में हम कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो बेटा याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज, इट मे बी फूड और इट मे बी एनी सब्सटेंस दैट सप्लाइज द बॉडी विद एलिमेंट, जो हमारी बॉडी को वो एलिमेंट प्रोवाइड करे विच आर नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म, जो हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। दोबारा एक मरतबा सुन लें, कोई भी ऐसी फूड या कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी को वो एलिमेंट प्रोवाइड करे जो हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं। तो बेटा इन तमाम चीजों को नाम दिया जाएगा न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा अगर न्यूट्रिएंट की डिटेल को देखें तो कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो जिंदा चीजों के जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स एंड विटामिन। ये न्यूट्रिएंट तो हैं लेकिन हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे कि सर अगर ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तो फिर हम इनको न्यूट्रिएंट क्यों कह रहे हैं? तो बेटा डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इनका एक और भी तो काम था कि ये मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने में अहम रोल परफॉर्म करते हैं। तो ये तमाम चीजें, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल, विटामिन्स, ये असल में हमारे जिस्म की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए हम इनको भी न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, तमाम दूसरी जिंदा चीजों की तरह बैक्टीरिया को भी अपनी जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइव्स। तो बेटा न्यूट्रिएंट को डिफाइन करने के बाद हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। तो आए सबसे पहले न्यूट्रिशन को डिफाइन कर लेते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस, उन तमाम चीजों का, उन तमाम कामों का मजमूआ। सम कौन से काम? इन्वॉल्व इन द टेकिंग इन, यानी किस तरह खुराक जिस्म के अंदर लेके जाता है ऑर्गेनिज्म, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट, और बाद में फिर उनको किस तरह यूटिलाइज करता है, इसलिए ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए। किन चीजों की मेंटेनेंस बेटा? एक्टिविटीज की। मैंने पहले बताया कि जिंदा चीजें जब तक जिंदा है वो काम करेंगी और यही काम उसकी जिंदगी की अक्कासी करते हैं। तो बेटा फिर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि उन तमाम प्रोसेस का सम
जिसमें क्या क्या चीजें शामिल है, खुराक को अंदर लेके जाना, फिर उन एलिमेंट्स को यूटिलाइज करना ताकि हम अपनी जिंदगी को मेंटेन रख सकें, ग्रो कर सकें और अपने जिस्म को रिपेयर कर सकें। तो बेटा ये थी डेफिनेशन न्यूट्रिशन की। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें स्पेसिफिकली, लाइक ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आल्सो नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ। यानी जिंदगी के तमाम काम करने के लिए बैक्टीरिया को भी एनर्जी की जरूरत है, और बैक्टीरिया ये एनर्जी अपनी खुराक से लेगा, न्यूट्रिशन से हासिल करेगा। तो बेटा याद रखिएगा, न्यूट्रिशन की बुनियाद पर बैक्टीरिया को दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो या तो बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें, तो याद रखिएगा ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी के लिए जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुद नहीं बना सकते, इसलिए इनको नाम दिया जाता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि ये इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को इनऑर्गेनिक वाटर को रिएक्ट करवा के ग्लूकोज नहीं बना सकते, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो बेटा याद रखिएगा, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक है सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, इनको सैप्रोबिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर की डीकंपोजिशन करते हैं और वहां से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, जो हमारी सॉइल है इट इज फुल ऑफ ह्यूमस। अच्छा, अब ये ह्यूमस क्या है? इट इज द मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल और प्लांट जब मर जाते हैं तो ये जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनकी डीकंपोजिशन होती है। तो जब इनकी डीकंपोजिशन जुज़वी हो चुकी हो, यानी थोड़ी हुई हो, तो बेटा इस चीज को नाम दिया जाता है ह्यूमस का। अच्छा बेटा, ये बैक्टीरिया और फंजाई दोनों ही ह्यूमस से किस तरह अपनी खुराक हासिल करते हैं, थोड़ा सा इसे डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये बेटा फंजाई है, ये भी डीकंपोजर है, ये बैक्टीरिया है, ये भी डीकंपोजर है। तो याद रखिएगा, इनका एंजाइम सिस्टम बहुत एक्सटेंसिव है। ये ह्यूमस के ऊपर एंजाइम रिलीज करते हैं। ये एंजाइम डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस को डीकंपोज करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंस में चेंज करते हैं। फिर इन सिंपल सब्सटेंस को बैक्टीरिया और फंजाई अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो बेटा ऐसे बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर की डीकंपोजिशन से खुराक हासिल करें, इनको नाम दिया जाएगा सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो बेटा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की दूसरी किस्म है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। यहां पर मैंने मेंशन किया था पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो बेटा पैरासाइटिक बैक्टीरिया हम पहले बहुत डिटेल से पैरासाइट के बारे में, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर फैकल्टेटिव पैरासाइट थे, ओब्लिगेट पैरासाइट थे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दूंगा, अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहें तो प्लीज उस वीडियो को जाकर चेक कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि पैरासाइटिक बैक्टीरिया इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा।